नमस्कार सभी को। यूपीएससी निष्ठा पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। लास्ट वीडियो में हमने अध्ययन किया था फाउंडेशनल वैल्यूज का, और इस वीडियो में भी हम कुछ और फाउंडेशनल वैल्यूज का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो में, वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको कहते हैं? उत्तरदायित्व। रेस्पॉन्सिबिलिटी, और रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम क्या कहते हैं? उत्तरदायित्व हम कह देते हैं। उत्तरदायित्व, तो उत्तरदायित्व क्या होता है और क्या नहीं होता उसको हम समझ लेते हैं। तो क्या होता है उत्तरदायित्व? उत्तरदायित्व होता है कि जब किसी दिए गए कार्य को तय समय में, अनुशासन में और नियमबद्धता के साथ पूरा कर दिया जाता है, जिससे यह भरोसा उस व्यक्ति पर होता है कि यह व्यक्ति कार्य को करने में सक्षम है। इसे ही उत्तरदायित्व या रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। उत्तरदायित्व का क्या अर्थ हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि भाई किसी कार्य को, किसी कर्तव्य को पूरा करने की जिम्मेदारी लेना, यह भूमिका से जुड़ा हुआ है। और यह क्या भूमिका है? कार्य को करना। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? दिए गए कार्य को, दिए गए कार्य को तय समय, अनुशासन, शासन और नियमबद्ध होकर पूर्ण करना, जिससे यह भरोसा हो कि यह व्यक्ति कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। इसको हम क्या कहते हैं? उत्तरदायित्व या रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। दिए गए कार्य या दायित्व को, कार्य कह लो या दायित्व कह लो, दायित्व को। उत्तरदायित्व का अर्थ है किसी कार्य या दायित्व को पूरा करने की जिम्मेदारी लेना। दायित्व या कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी लेना। दायित्व या कार्य को क्या करना? पूरा करने की जिम्मेदारी लेना। यही आपका क्या है? उत्तरदायित्व है। यह किससे जुड़ा हुआ है? यह भूमिका से जुड़ा हुआ है कि आपकी भूमिका क्या है, अमेर किस भूमिका में है। देखो, एक सिविल सेवक जो होता है ना, उसके पास कितने सारे कामों के क्या होता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उत्तरदायित्व उसके ऊपर होता है। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जो उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, इसमें आत्मनिर्भरता की भावना और कार्य करने की आंतरिक भावना। तो इसमें दो चीज और क्या होती हैं? एक तो होती है आपकी कौन सी? आत्मनिर्भरता। और कार्य करने की भावना होती है। और आत्मनिर्भरता होगी, भाई मैं इस काम को करूंगा। और इसमें होगा क्या कि भाई व्यक्ति खुद ही क्या होगा? अपनी जिम्मेदारी लेने की जिम्मेदारी अपनी खुद लेगा। और ऐसे ही लोगों के भरोसे क्या होता है? प्रशासन चलता है, जो खुद जिम्मेदारी लेते हैं, खुद आगे आते हैं और जिम्मेदारी पूर्वक अपने कार्यों को क्या करते हैं? पूरा करते हैं, अपने दायित्वों का पूरी तरीके से निर्वहन करते हैं।
तो ये क्या हो गया, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उत्तरदायित्व। दिए गए कार्य को तय समय में अनुशासन में और नियमबद्ध होकर के पूर्ण करना, जिससे भरोसा रहे कि यह व्यक्ति कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। यह दायित्व को पूरा करने की, दायित्व या कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी लेना है। यह भूमिका से जुड़ा हुआ है। इसमें आत्मनिर्भरता की और कार्य करने की आंतरिक भावना इसमें होती है। इसमें व्यक्ति जो है वो कार्य करने की जिम्मेदारी लेने के लिए खुद अंदर से प्रेरित होता है। ऐसे ही तो महान व्यक्ति होते हैं जिनके सहारे प्रशासन चल रहा है, जो कि खुद आगे बढ़ के जिम्मेदारी ले रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं और ईमानदारी से अच्छे तरीके से समयबद्ध अनुशासन में रह के और नियमबद्धता के साथ में क्या कर रहे हैं, अपने कार्य को पूरा कर रहे हैं। ठीक, अगली फाउंडेशनल वैल्यू की तरफ अभी हम चलेंगे और उसका नाम है अकाउंटेबिलिटी। और उसका नाम क्या है, अकाउंटेबिलिटी। तो ये तो हो गया उत्तरदायित्व। और उत्तरदायित्व के बाद में एक दूसरा जो फाउंडेशनल वैल्यू है, दूसरी एक फाउंडेशनल वैल्यू है, उसका नाम क्या है, अकाउंटेबिलिटी। और अकाउंटेबिलिटी को कहते हैं हिंदी में जवाबदेही। क्या कहते हैं, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही। तो अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही को समझ लेते हैं। जब किसी कार्य या दायित्व को निभाने की अंतिम जिम्मेदारी और उस कार्य के संबंध में सभी प्रकार के उत्तरों का जवाब देने की बाध्यता जिसके पास हो जाती है, वही क्या हो जाता है, वही जवाबदेही है। तो जवाबदेही क्या है, किसी कार्य या दायित्व के संबंध में, किसी कार्य या दायित्व के संबंध में अंतिम जिम्मेदारी लेना, अंतिम जिम्मेदारी लेना। इसमें कार्य या दायित्व से जुड़े, कार्य या दायित्व से जुड़े सभी प्रश्नों का उत्तर देने की बाध्यता भी शामिल है। यानी कि जब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे तो आप उसके संबंध में आपसे कोई जवाब नहीं पूछा जा रहा था, आपके ऊपर बाध्यता नहीं थी, आप आगे बढ़ के कार्य को करने की क्या कर रहे थे, उसमें उत्तरदायित्व ले रहे थे कि ये मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं मेरे फलाने फलाने काम करना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी में क्या है कि उस कार्य के संबंध में कुछ भी गड़बड़ हुई तो सवाल किससे पूछा जाएगा, आपकी गर्दन पकड़ी जाएगी। अंतिम उत्तर किसको देना है, आपका है। दूसरों के लिए इसमें क्या होगा, जो सभी प्रश्नों का उत्तर देना है ना, तो दूसरों को जवाब देना, दूसरों को जवाब देने की बाध्यता, दूसरों को जवाब देने की बाध्यता। जब किसी को ये कह दिया जाए कि भाई फलाना केस है, फलाना केस तुम्हारे अंदर आ रहा है और वो फलाने केस पर पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर के काम कर रहा है, तो उसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी उसकी हो जाती है कि भाई उस कार्य के संबंध में, उस केस के संबंध में जो भी कुछ है वो जिम्मेदार व्यक्ति माना जाएगा, कुछ भी होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई भी सिविल सेवक है, कुछ भी काम कर रहा है, कोई भी केस है, उसमें कुछ भी गड़बड़ होगी ना, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उससे पूछा जाएगा, उसको जवाबदेह ठहराया जाएगा, उससे जवाब पूछा जाएगा। और ये जो है ना, ये अंदर से नहीं आती, ये बाहर से है, ये आंतरिक गुण नहीं है। ये आधारभूत मूल्य तो है लेकिन आंतरिक गुण नहीं है, क्योंकि ये बाहरी दबाव से आता है। तो इसमें आप चाहो तो लिख सकते हो, यह आंतरिक गुण नहीं है, यह आंतरिक गुण या मूल्य नहीं है।
यह बाहरी दबाव से आता है, क्योंकि जवाब आपको कहां देना है, बाहरी देना है ना, स्वयं को थोड़ी देना है। कहां से आएगा, ये बाहरी दबाव से आएगा। आपने जो भी काम किया उसका सारा क्रेडिट आपका, अच्छा हो बुरा हो जो कुछ भी है। क्योंकि क्या होता है ना कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है, कोई योजना है, कुछ भी हो गई, कोई केस हो गया, कोई बंदोबस्त हो गया, कुछ भी मामला हो गया, तो जवाबदेह बनाना पड़ता है ना। यदि जवाबदेह नहीं बना पाएंगे, अकाउंटेबिलिटी यदि सेट नहीं करेंगे किसी की भी, तो फिर काम होगा नहीं। क्योंकि वो उस पर टालता रहेगा, वो उस पर टालता रहेगा, तो फिर काम कैसे बनेगा। कोई एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए ना जिसकी गर्दन पकड़ करके पूछा जा सके कि भाई ये काम तुमको करना था, तुमने क्यों नहीं किया। अब इन दोनों में अंतर हम देख लेते हैं क्या, कि भाई अकाउंटेबिलिटी में और रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या अंतर है। ठीक, तो अकाउंटेबिलिटी आपको पता चल गई, किसी कार्य या दायित्व के संबंध में अंतिम जिम्मेदारी होगा। इसमें कार्य या दायित्व से जुड़े सभी प्रश्नों का उत्तर देने की बाध्यता होती है। यह एक आंतरिक गुण या मूल्य नहीं है, यह बाहरी दबाव से आता है। जबकि जो उत्तरदायित्व जो था, उत्तरदायित्व क्या था कि आप किसी काम को आगे बढ़ करके उसकी जिम्मेदारी ले रहे हो। चलिए, तो ये अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन आपके मन में ना आए, और दोनों में यदि अंतर करने के लिए आ भी जाए तो आप आसानी से लिख सको। तो इधर लिख देते हैं अकाउंटेबिलिटी, और इधर मैं लिख देता हूं क्या, रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व। जो उत्तरदायित्व होगा ये कैसा है, हस्तांतरणीय है। हस्तांतरणीय, हस्तांतरणीय का मतलब क्या है कि भाई आज इस काम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, हो सकता है इस काम की जिम्मेदारी कल को इस कार्य के लिए किसी दूसरे को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है कि भाई ये काम ये नहीं तुम करोगे। जवाबदेही जो है ना, ये हस्तांतरित नहीं हो सकती, हस्तांतरणीय नहीं है। जो व्यक्ति जिसके लिए जवाबदेह है वही जवाब देगा, दूसरा नहीं देगा। एक बार यदि किसी की अकाउंटेबिलिटी सेट हो गई तो हो ही गई, फिर वो ये नहीं कह सकता कि भाई ये मेरा नहीं है। नहीं, एक बार हो गया तो हो गया, एक बार हो गया तो हो गया, इनकी एक बार सेट हो गई तो हो गई, फिर बार बार चेंज नहीं होगी। चेंज होगी, लेकिन यदि वो पहला आदमी गलत काम करता है, जब उससे जवाब मांग लिया जाएगा फिर उसके बाद चेंज किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जवाबदेही तो चेंज नहीं हुई ना। जवाब तो क्या हुआ, उसी को ही देना पड़ा ना। जवाब तो क्या देना हुआ, उसी को ही देना पड़ा ना, दूसरे को तो नहीं देना पड़ा। अब जो उत्तरदायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, ये आपके जो है भूतकाल में भी कुछ काम थे जिनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, वर्तमान काल में भी है, और भविष्य काल में भी आपको कुछ कामों की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। जबकि जवाबदेही केवल किस काम के लिए होगी, वर्तमान काम के लिए। एक बार यदि पुल के नीचे से पानी निकल गया तो निकल गया, समझ में आ गई। या तो ये कैसे कामों के लिए है, जो कि वर्तमान कामों के लिए। वर्तमान कामों के मतलब था नहीं, चुका है, चुका, इसमें चुकाहे भी शामिल है ना। जैसे पुल बन चुका है, अब पुल बन चुका है तो इसकी जवाबदेही होगी, बात समझ। या तो काम जो चल रहा है या जो काम हो चुका है, हो चुका था नहीं, हो चुका है के लिए। बात समझ में आ रही है कि भाई मैंने तो कर दिया था, मैंने तो दे दिया था ना, फिर आपने क्या किया मुझे क्या पता, तो था मैं नहीं, अभी अभी आपने किया है ना ये काम, ऐसे कैसे हो गया। तो ये है, देखिए बहुत सारे उदाहरण इसके लिए दिए जा सकते हैं। जैसे पुल बन रहा है तो उस समय ठेकेदारी की बनाया जा सकता है ना। पर यदि एक बार पुल बन गया, सारा सब कुछ हो गया, सारा सब कुछ उसको जांच भी हो गई, भुगतान भी हो गया, सारा चेक भी कर लिया, और फिर उसके बाद में कोई 5 साल 7 साल बाद 10 साल बाद यदि पुल में कोई गड़बड़ होती है तो फिर वो जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, फिर उस ठेकेदार की जिम्मेदारी नहीं आएगी। जैसे जो बच्चा 18 साल से कम का है, यदि वो बाइक चला रहा है,
एक्सीडेंट हो गया, तो उसके संबंध में जो जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी किसकी सेट की जाएगी? उसके माँ बाप की। सजा किसको मिलेगी? माँ बाप की। बच्चे को नहीं मिलेगी सजा, किसको मिलेगी? माँ बाप को मिलेगी, क्योंकि माँ बाप इसके प्रति अंतिम रूप से जवाबदेही किसकी है? माँ बाप की है कि तुम्हारा बेटा जब 18 साल से छोटा है तो बाइक लेके बाहर चला कैसे गया, कार लेके बाहर चला कैसे गया। और क्योंकि क्या है, और इसीलिए उनको सजा होगी। क्यों सजा होगी? क्योंकि अंतिम रूप से जिम्मेदारी किनकी है? उन्हीं की है। अंतिम रूप से जिम्मेदारी किनकी है? उन्हीं की है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पढ़ाई के संबंध में भी देखो, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीचर्स की है। स्कूल में टीचर बच्चे को भेजेंगे, टीचर पढ़ाएगा। बट यदि बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, स्कूल में एडमिशन ही नहीं हो रहा, और बच्चा यदि पढ़ा ही नहीं है, तो लास्ट में उसकी जो जवाबदेही जो होगी वो तो माता पिता की होगी ना। बच्चा किससे पूछेगा? माँ बाप से ही पूछेगा ना कि आखिर में क्यों नहीं पढ़ा। उसके लिए जवाबदेह किसको ठहराया जाएगा? माँ बाप को ही ठहराया जाएगा, टीचर को थोड़ी ठहराया जाएगा। भाई टीचर तो स्कूल में पढ़ा रहा था, बच्चा आता तो पढ़ा देता। एक समय तक बच्चा आ रहा था, फिर वो आना बंद ही हो गया, वो पढ़ा ही नहीं आगे, तो टीचर क्या करे? टीचर ने 10वीं पास करा दी, बच्चे ने आगे पढ़ाई नहीं, 8वीं पास करा दी, 5वीं पास करा दी, घर वालों ने आगे पढ़ाया नहीं, तो टीचर का गला थोड़ी पकड़ेगा बच्चा बड़ा होकर के कि साहब मुझे आगे क्यों नहीं पढ़ाया। माँ बाप से ही कहेगा ना कि मुझे क्यों नहीं पढ़ाया। माता पिता बैरी वही जो नहीं पढ़ाए बाल। तो ऐसे। अच्छा, जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी में यदि किसी को बड़ा बनाना हो तो किसको बड़ा है? तो ये बड़ी है, ये ऊपर है, इससे ये ऊपर है। ठीक है, जवाबदेही में क्या है ना, किसी भी सिविल सेवक को ये समझ में आ जाता है कि भाई वो जो ये काम कर रहे हैं, इस काम के लिए अपने उच्चाधिकारियों को, जनता को, कानून को, इन सब के प्रति जवाब देना होगा। जवाब जो देना होता है वो किन किन के प्रति देना होता है? उच्चाधिकारियों को, उच्चाधिकारियों, जनता, कानून, नियम, ठीक, इनके प्रति होगा, उसके प्रति जवाब देना होगा। और चूंकि जवाब देना होगा तो इसमें क्या होगी? सतर्कता अधिक होगी। सतर्कता कैसी रहेगी? इसमें अधिक होगी। इसमें सतर्कता व्यक्ति के प्रति कैसी होगी? अधिक होगी। और इसमें जो जिम्मेदारी जो रहेगी उसमें उसकी क्या रहेगी? गंभीरता रहेगी। कार्य में कैसी रहेगी? गंभीरता वो लेकर के आएगा, सीरियस होकर काम करेगा। और इसमें क्या होगा? सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, क्योंकि इसमें गलती होगी, व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होगा और भविष्य में और अधिक सजग कार्य करने की सीख मिलेगी। इसमें नैतिक और कानूनी बाध्यता भी होती है कि भाई नैतिक रूप से मैं इसके प्रति जिम्मेदार हूं। जो कि जो उत्तरदायित्व क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया, आंतरिक प्रेरणा है। यह क्या है? आंतरिक प्रेरणा है। इसमें क्या है? बाहरी दबाव है। इसमें बाहरी दबाव है, इसमें क्या है? आंतरिक प्रेरणा है। जवाबदेही में नैतिकता तो शामिल ही है, लेकिन कानूनी बाध्यताएं भी जुड़ी हुई होती है। बात समझ में आ गई? तो ये सारे के सारे हैं। जवाबदेही में क्या होता है कि गलत काम करने पर आपको दंड भी मिल सकता है, यहां पे दंड मिलने की संभावना कम है। तो अकाउंटेबिलिटी क्या है? बदली नहीं जा सकती। जो व्यक्ति जिस काम के प्रति जवाब दे उसको जवाब देना ही होगा। यहाँ तो उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व, आज ये काम कम, आज इस पोस्ट पे मैं काम कर रहा था, ट्रांसफर हो गया, कल को दूसरा कर रहा है, पर आ जाएगा, परसों कोई तीसरा हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, चलिए तो अगली फाउंडेशनल वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं। और अगली फाउंडेशनल वैल्यू है हमारी ट्रस्टवर्दीनेस, यानी कि विश्वसनीयता। एक सिविल सेवक में विश्वसनीयता तो होनी चाहिए। यदि एक सिविल सेवक में विश्वसनीयता का गुण नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए किसको पढ़ते हैं? ट्रस्टवर्दीनेस, यानी विश्वसनीयता। क्या है ट्रस्टवर्दीनेस?
ट्रस्टवर्दीनेस, और ट्रस्टवर्दीनेस को अंग्रेजी हिंदी में क्या कहते हैं? विश्वसनीयता। विश्वसनीयता। क्या होती है विश्वसनीयता? ट्रस्टवर्दीनेस क्या होती है हम देख लेते हैं। जब किसी व्यक्ति में विश्वसनीयता हो तो वो व्यक्ति, उससे अच्छा व्यक्ति कौन होगा यार? जो सब, जिस पर जितना ज्यादा भरोसा है वो व्यक्ति उतना ही शानदार होता है। ठीक है, देखो भरोसा जो होता है ना, विश्वसनीयता आपको दुनिया में हजारों करोड़ों लोगों से बहुत अलग कर देगी, ऊपर कर देती है। कि भाई विश्वसनीयता क्या है? कि आपने किसी व्यक्ति को कोई काम सौंपा और सामने वाले को ये भरोसा है कि इसको काम सौंपा है ना, तो मतलब काम होगा ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये काम पूरी तरीके से निभाएगा ही निभाएगा, ये पूरी तरीके से भरोसा है। तो ये क्या है? बहुत बड़ा गुण है। ये बात ध्यान रखना, जो विश्वसनीयता जो होती है ना, ये निपुणता से भी ऊपर आती है। विश्वसनीयता निपुणता से ऊपर आती है। क्यों आती है? जैसे हम राजनीतिक पार्टियों की बात करते हैं, एक उदाहरण समझाने के लिए आपको बताता हूँ। जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, तो उसमें जो नंबर 1 की पोजीशन पे जो होगा, जैसे अरविंद केजरीवाल आप आम आदमी पार्टी में नंबर 1 पे है, अब उसको दूसरे नंबर पे उस पार्टी में वो व्यक्ति होगा जिस पर अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा भरोसा होगा। वो यहाँ पर उसकी निपुणता नहीं देखेगा, उसकी दक्षता नहीं देखेगा, बस एक ही चीज देखेगा, मेरा सबसे ज्यादा विश्वसनीय कौन है। और उसको पता चला कि मेरा सबसे ज्यादा विश्वसनीय मनीष सिसोदिया है, तो नंबर 2 पर मनीष सिसोदिया आएगा। उसको पता है कि सबसे ज्यादा भरोसा मुझे यदि आतिशी पर है, तो उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगी? आतिशी बनेगी। इसकी बात है, भरोसे की बात है कि सबसे ज्यादा भरोसा किस पर है। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी हो तो भाई कांग्रेस में सबसे ज्यादा भरोसा किस पर? नंबर 1 पे कौन रहेगा? जो गांधी परिवार के लोग हैं। और अध्यक्ष यदि किसी को बनाना होगा तो किसको बनाएंगे? ऐसे व्यक्ति को बनाएंगे जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा उनको होगा, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे बनाए गए। ऐसे ही बीजेपी में भी है। भाई बीजेपी में नंबर 1 पे मोदी जी हैं, तो नंबर 2 पे कौन आएगा? अमित शाह ही आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा भरोसा उनको उन्हीं पे है। और नंबर 3 पे कौन आएगा? कि भाई अध्यक्ष यदि बनाना होगा तो किसको बनाएंगे? सबसे ज्यादा विश्वसनीय व्यक्ति को बनाएंगे, सबसे ज्यादा योग्य व्यक्ति को नहीं बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि नड्डा साहब योग्य नहीं है, ऐसा नहीं है कि खड़गे साहब योग्य नहीं है। मैं कह रहा हूं कि भरोसा पहले आएगा, बल्कि योग्यता नंबर 2 पे खिसक जाएगी, नंबर 1 पे विश्वसनीयता आ जाएगी, और इसीलिए जेपी नड्डा जो है वो अध्यक्ष बनेंगे। ये हर संस्थान में होता है। कोई भी सरकारी कार्यालय होगा तो वहां भी होगा, प्राइवेट कार्यालय तो वहां भी होगा। यानी कि यदि कोई अधिकारी है, उसके अंदर में 10 लोग काम कर रहे हैं, 20 लोग काम कर रहे हैं, 50 लोग काम कर रहे हैं, तो वो उसके बाद में नंबर 2 पे कौन सा व्यक्ति को वो अपने बाद सबसे ज्यादा भरोसा जिस पर करता होगा, उसी को नंबर 2 पे वो रखेगा। सबसे ज्यादा बात किसकी है? भरोसे की है। सबसे ज्यादा बात किसकी है? निपुणता की नहीं है, दक्षता की बात नहीं है, क्वालिटी की बात नहीं है, बात किसकी है? भरोसे की है। बात किसकी है? भरोसे की है। देखिए विश्वसनीयता कब आती है? किसी भी व्यक्ति के कामों में, जब किसी पे मनसा बहुत अच्छी हो, जिस कोई नीयत साफ रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति पे ही तो भरोसा जाएगी ना भाई, भरोसा होगा। अब क्या है कि जब हमारे पास क्वालिटियां हों, जब हमें क्वालिटी देखनी हो कि भाई हमें आदमी विश्वसनीय आदमी चाहिए या विशेषज्ञ चाहिए। अगर मान लो ऐसी सिचुएशन हो जाए कि दोनों में से एक ही व्यक्ति हमें मिल सकता है, कि विशेषज्ञ मिल सकता है या विश्वसनीय मिल सकता है, तो ज्यादा संभावना है कि हर एक व्यक्ति विश्वसनीय को चुनेगा। वो क्या सोचेगा? सॉरी, कोई बात नहीं है यार, विशेषज्ञता तो इसमें धीरे धीरे आ ही जाएगी, समय के साथ तो आ ही जाएगी। और ऐसे पूछा भी जा सकता है इंटरव्यू में, इस तरीके का प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि मान लो आपको अपने एक कर्मचारी का चुनाव करना है अपने नीचे, और तो आप इनमें से कौन से वाले व्यक्ति को ज्यादा प्राथमिकता देंगे। जैसे प्रश्न आ गया कि भाई आप एक डिस्ट्रिक्ट में डीएम हो और आपको एडीएम का चुनाव करना है, और एडीएम का चुनाव आपको किन में से करना है? कि भाई 3 एसडीएम है, उनमें से चुनाव करना है। एक ऐसा एसडीएम है जो कि उसका बहुत ज्यादा विश्वसनीय है डीएम साहब का, और काम के प्रति पूरा ज्यादा विश्वसनीय है, लेकिन वो उतना ज्यादा विशेषज्ञ नहीं है, बहुत ज्यादा निपुण नहीं है वो अपने काम को लेकर के। एक हो गया।
एक दूसरा व्यक्ति कैसा हो गया कि जो भरोसे में तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन निपुणता बहुत ज्यादा है, लेकिन ये पता है कि यार ये तो बहुत लालची आदमी है, ये तो भाई ना या इस पोस्ट पे आ गया ना गदर मचा देगा, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार करेगा। सबसे ज्यादा क्या करेगा, ये भ्रष्टाचार कर देगा। और एक व्यक्ति ऐसा है कि जो भरोसेमंद भी है और विशेषज्ञ भी है। तो हमेशा ही किसको लेंगे, जिसमें दोनों गुण हो। नंबर 2 पे किसको लेंगे, जो विश्वसनीय हो। और नंबर 3 पे जो विश्वसनीय बिल्कुल नहीं है लेकिन विशेषज्ञ है, तो विशेषज्ञता नंबर 3 पे खिसक जाती है। ध्यान रखना, धोखे का उत्तर धोखा नहीं होता, बुराई का उत्तर बुराई नहीं होता। इट इज गुड टू बी गुड। बुरे लोग तो आपको मिलेंगे और वो आपको खींच के बुराई के दलदल में पकड़ करके खींचेंगे, लेकिन उनसे बचना है, कीचड़ से गंदगी से बच के रहना है। आपको अपना भरोसा जो है वो समाज का, आपके उच्चाधिकारियों का, आपका खुद का अपने ऊपर भरोसा बना रहे कि मैं सत्यनिष्ठ हूं, मतलब हूं, मैं किसी भी स्थिति में अपने सेवा भावना के जो भरोसे को, कि भाई लोगों का जो मेरे ऊपर भरोसा है कि कलेक्टर साहब हमारा भलाई करेंगे, तो उसको नहीं तोड़ सकता। ऐसा ही व्यक्ति कैसा होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। ट्रस्टवर्दीनेस व्यक्ति ऐसा ही होता है जो कि भरोसे में नंबर 1 पे रहता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है ना जो बहुत ज्यादा काम उसको सारा आता है लेकिन महाबेईमान है, ऐसा व्यक्ति पूरे देश को खा जाएगा, पूरे सिस्टम को खा जाएगा, क्योंकि उसको पता है ढूंढ ढूंढ के कहां बेईमानी की जा सकती है। भरोसा ही नहीं है, ऐसे विश्वसनीय अविश्वसनीय लोगों पर ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना। तो आदमी कैसा होना चाहिए, भरोसा, कि भाई सत्यनिष्ठ आदमी है, भरोसे का आदमी है, मतलब है, ईमानदारी से काम करेगा, मतलब करेगा चाहे हो परिस्थिति कैसी भी। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रस्टवर्दीनेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है ये। और ये भरोसा कभी आपका किसी के भी ऊपर, आपको भी भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, आम जीवन में भी है। यदि आप किसी काम की जिम्मेदारी ले रहे हो तो उसे पूरा करो। यस बोला है, हाँ बोला है, तो हाँ का मतलब हाँ होना चाहिए और काम होना चाहिए। और यदि ना बोला है तो फिर ना ही होना चाहिए। लोगों का भरोसा आपके ऊपर से नहीं टूटना चाहिए, कि आप एक भरोसेमंद व्यक्ति बनो ना। तो भरोसेमंद व्यक्ति होता है तो लोग उस पर पूरी तरीके से विश्वास करते हैं। फिर क्या होगा कि आपके पास कितनी भी मुसीबत आए, कितना भी बुरा समय आए, लोग आपके सामने हमेशा आएंगे, लोग आपकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि आप कैसे हो, विश्वसनीय व्यक्ति हो। ठीक है, अगले आधारभूत मूल्य की तरफ चलते हैं। और अगला जो गुण है, अगला जो मूल्य है, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी। और ट्रांसपेरेंसी किसको कहते हैं, पारदर्शिता को। और आपको पता ही है पारदर्शिता का गुण एक सिविल सेवक में होना ही चाहिए। सिविल सेवक में क्या, पूरे प्रशासन में ही पारदर्शिता का गुण होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए, ताकि जनता का प्रशासन पर भरोसा बना रहे। यदि पारदर्शिता नहीं होगी तो जनता का भरोसा कैसे बना रहेगा। तो क्या है, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी को हम क्या कहते हैं, पारदर्शिता। पारदर्शिता। तो क्या होती है ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता, हम इसको देख लेते हैं। तो एक तो हम देखेंगे इसमें कि ट्रांसपेरेंसी क्या होती है। इसमें दूसरी बात, पारदर्शिता क्या होती है, पारदर्शिता क्यों होनी चाहिए, पारदर्शिता के कितने रूप हो सकते हैं, और पारदर्शिता के क्या फायदे हो सकते हैं, और पारदर्शिता के क्या नुकसान हो सकते हैं। तो देखो, पारदर्शिता का मतलब क्या है कि भाई बिल्कुल आर पार, एकदम शीशे की तरह साफ। देखो, आपका जो जीवन है ना, जैसे मान लो ये आपका पूरा जीवन है, जैसे मान लिया कि क्या है, ये आपका पूरा जीवन है, और ये आपके पूरे जीवन के सारे राज हैं, जो भी राज आपने जो भी कुछ काम किए हैं वो सब है। तो इसमें से कुछ बातें तो आपकी किसके लिए है, केवल समाज के लिए। जैसे ऐसे मान लो, कुछ बातें तो केवल क्या है, समाज के लिए। या ऐसे मत मानो, इसके अंदर एक छोटा गोला बना देते हैं ना, एक मिनट को। जैसे इसमें से इतनी सी बातें हैं जिनको आप किनके लिए रखते हो, समाज के लिए रखते हो, ठीक है। अब आपके जो परिवार है वो किसके लिए रखेंगे, कि भाई पूरा जो परिवार है, आपके नाते रिश्तेदार हो गए, फूफा मौसी, तो उनको क्या है कि आपके समाज की भी बातें उनको पता है, जो बातें समाज में आपके बारे में जानता है वही बातें आपका परिवार भी जानता है।
कुछ बातें ऐसी होंगी कि जो समाज भी जानता है, परिवार भी जानता है, और कुछ ऐसी भी बातें होंगी कि जिनको आपका परिवार भी अलग से जानता है। इनको तो पूरी को जानता ही है वो, है ना, इनको तो पूरी को जानता ही है, साथ ही अलग से भी कुछ जानता है आपके बारे में। जो बातें आपका चाचा, फूफा, मौसा नहीं जानते, लेकिन आपके मम्मी पापा जानते हैं, आपके भाई बहन जानते हैं। कुछ बातें ऐसी होंगी जो कि आपके केवल मित्र जानते हैं। इन सबको तो मित्र जानते ही हैं, लेकिन इन सबको भी जानते हैं। और लास्ट में कुछ ऐसी बातें जो होंगी जो केवल आप जानते हो, और कुछ बातें ऐसी होंगी आपके जीवन में जिनको केवल कौन जानता है, आप जानते हो। दुनिया के हर एक व्यक्ति के सीने में कुछ राज दफन होते हैं, उसके खुद के बारे में। उन राजों को जीवन भर कोई नहीं जान पाता, और जब व्यक्ति जब इस दुनिया से जाता है, अपने सीने में उन राजों को दफन करके चला जाता है हमेशा के लिए। और ये हर एक आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ बातें उसके जीवन में ऐसी हैं जो उसकी पत्नी को भी नहीं पता, जो उसके पति को भी नहीं पता, जो उसके माँ बाप को नहीं पता, भाई बहन को नहीं पता, जो उसके बेटे बेटी को भी नहीं पता, समाज को भी नहीं पता, सबसे गहरे दोस्त को भी नहीं पता, सिर्फ उसे पता है, किसी को नहीं पता। और ये हर एक के जीवन में ऐसी बातें होती हैं। राज तो हर एक के जीवन में होते ही है ना, हर किसी के जीवन में है भाई। जिन बातों को व्यक्ति किसी को नहीं बताता वही राज हो जाती है, और क्या है, चाहे कोई सी भी बात हो। जैसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जो धूम्रपान करेंगे, केवल एक मित्र है उसके साथ करेंगे, ड्रिंक करेंगे तो एक मित्र है उसके साथ करेंगे। कुछ व्यक्ति ऐसे केवल छिपके ही करेंगे, दुनिया में कोई ना देख ले, किसी को गलती से भी कानों कान खबर भी ना हो जाए। तो हर एक के जीवन में कुछ राज होते हैं। बेसिकली पता है क्या है, हमारी ज्यादा ताकत लगती है अपने आप को छिपाने में। इंसान क्या है, जैसे हम कहते हैं ना पर्सनैलिटी क्या है, तो पर्सनैलिटी शब्द पर्सोना शब्द से बना है। पर्सोना का मतलब क्या होता है, मुखौटा। साइकोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं तो मुखौटा क्या होता है कि घर पे आए तो अच्छे बच्चे का रूप धारण कर लिया, मुखौटा लगा लिया, बेटों के सामने, बेटियों के सामने बाप का मुखौटा लगा लिया, माँ का लगा लिया, पति के सामने पत्नी का या पति का लगा लिया। हर जगह अलग अलग है। ऑफिस गए तो कलेक्टर साहब का मुखौटा लग गया, है ना, बाप के आगे, माँ के आगे जो है वो बेटे का मुखौटा लग गया। तो ऐसे ही जीवन चलता है, और हर किसी को सारे राज पता नहीं होते, सब छिपाते ही रहते हैं। तो ऐसा है, देखो छिपाते सब है, ठीक है, पर ऐसी बातें नहीं छिपाना जिनको छिपाना आवश्यक ही नहीं है, उन बातों को क्यों छिपाना। जैसे अभी कोई फोन करे मान लो, और आपसे पूछे कि भाई कहाँ है, घर है कि बाहर है, तो आप अनावश्यक क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों छिपा रहे हो कि भाई घर है तो घर बोल दो, बाहर है तो बाहर बोल दो। यदि आवश्यक ही नहीं है तो क्यों झूठ बोलना। जब कोई व्यक्ति यथासंभव अपने जीवन को पारदर्शी बनाए रखता है, अपने कार्य को पारदर्शी बनाए रखता है, जब भी वो अपने कोई निर्णय लेता है, निर्णय को और निर्णय से संबंधित किसी भी पक्ष को जब कोई सिविल सेवक छिपाता नहीं है, बिल्कुल भी उससे जुड़े हुए किसी भी पक्ष को नहीं छिपाता है, वही पारदर्शिता है। निर्णय और निर्णय से संबंधित किसी भी पक्ष को ना छिपाना, तो पारदर्शिता क्या है, निर्णय या निर्णय से संबंधित, निर्णय या निर्णय से संबंधित किसी पक्ष को ना छिपाना। इसमें एक लाइन शामिल है, ध्यान रखना, जिन बातों को छिपाना, जिन बातों को छिपाना आवश्यक ना हो उन्हें ना छिपाना। केवल उतनी ही बात छिपाई जाए जो कि अत्यावश्यक है। कहने का मतलब यह है कि खुली किताब, क्या है, खुली किताब। भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध है, कोई भी नोट डाउन करो, कोई भी पढ़ो, उसमें आपका निर्णय तो है ही, जज साहब ने क्या निर्णय सुनाया है, लेकिन निर्णय से संबंधित जो इतने भी पक्ष हैं सब उसमें डाले हुए हैं कि ये फैसला क्यों लिया गया, इस गवाही का क्या उपयोग है,
इस सबूत का क्या यूज किया गया, फलाना अनुच्छेद क्या कहता है, फलानी आईपीसी की धारा क्या कहती है, और वो धारा कहती है तो उस धारा में ये होना चाहिए था, तो हमने ये काम क्यों किया। एक एक चीज बहुत विस्तार से लिखी हुई होती है, तो उसमें क्या है, पूरी ट्रांसपेरेंसी आती है। ऐसे नहीं होता कि भाई सुप्रीम कोर्ट के सामने फैसला सुना दिया कि भाई इसको क्या रखा जाता है, तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर, जैसे फिल्म में होता है, इसको ताजीराती दफा 302 के तहत सजाए मौत सुनाई जाती है। नहीं, फैसले में पूरी डिटेल होती है। आपको पता ही है फैसला कितने पेज का होता है, 500 पेज का, 800 पेजों का, 1000 पेजों का, 2500 पेजों का। एक एक चीज की बहुत गहराई से जांच होती है, और सारे पक्ष उसमें लिखते हैं, निर्णय का भी और निर्णय से संबंधित जितने भी पक्ष हैं। इसका मतलब एकदम ओपन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम प्रशासन के संदर्भ में पारदर्शिता को लेंगे तो क्या है कि सरकार, संस्थान, कार्य, नीति, इन सब की जानकारी जनता को आसानी से उपलब्ध करवाना और समझने योग्य बनाना। प्रशासन में पारदर्शिता क्या होगी कि भाई जनता को आसानी से समस्त सूचनाएं उपलब्ध करवाना, सूचनाएं उपलब्ध करवाना, और इसी के तहत क्या आया, राइट टू इंफॉर्मेशन आया, सूचना का अधिकार आया, जिसके तहत जो है कोई सूचना नहीं छिपाई जाती। हालांकि उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आता है, जिसके तहत कुछ चीजें छिपाई जा सकती हैं। जैसे यदि किसी बात को बताने से भारत की सिक्योरिटी को खतरा होता है, संप्रभुता को खतरा होता है, एकता को खतरा होता है, तो वो बातें छिपाई जा सकती है। देखिए, कुछ लोग होते हैं झूठ बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं लालच से झूठ बोलते हैं, फायदा हो जाएगा, कुछ डर से झूठ बोलते हैं कि भाई क्या हो जाएगा, कुछ डर उनको लगता है ना किसी भी चीज का, तो वो होता है। कुछ चीजें, कुछ लोग कैसे होंगे कि आदतन ही झूठ बोलते हैं, उनकी आदत ही है झूठ बोलने की। ऐसा व्यक्ति जो रहेगा उसकी पारदर्शिता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। पारदर्शिता क्या है, एक मूल्य है। पारदर्शिता क्या है, एक मूल्य है। जो सूचना किसी हितधारक, जो सूचना किसी हितधारक या जनता को मिलनी चाहिए, जनता को मिलनी चाहिए, वह उपलब्ध करवाना। ऐसा नहीं कि किसी को कोई सूचना चाहिए और आप उपलब्ध ही नहीं कर पा रहे हो, नहीं। जब गोपनीयता की दृष्टि से किसी सूचना को रोकना अनिवार्य हो जाए, केवल तभी रोकना, उससे पहले उस सूचना को रोकना ही नहीं। देखिए, लोकतंत्र किस पर चलता है, सहभागिता पर। जनता के लिए जनता, जनता द्वारा जनता का शासन है। लोकतंत्र किस पे चल रहा है, सहभागिता पर। अब जो लोकतंत्र सहभागिता पे चल रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, जनता के अधिकार बढ़ने चाहिए, सूचना का अधिकार मिलना चाहिए। सिटीजन चार्टर आता है, ई गवर्नेंस है, आजकल ऑनलाइन पोर्टल खूब सारे बना दिए गए हैं। हालांकि आपकी कुछ सूचनाओं को जनता को ना देना पड़े, इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया क्या है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बना हुआ है। इसको हम जब हम आरटीआई पढ़ेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन जब हम पढ़ेंगे, तो उस समय हम इसको पढ़ेंगे। आजकल गुड गवर्नेंस पे कितना ध्यान दिया जा रहा है, आजकल गुड गवर्नेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो पारदर्शिता क्या है, गुड गवर्नेंस का सबसे अच्छा पहलू है, सबसे अच्छा तत्व है, आवश्यक तत्व है, और इसे उचित सीमा में लागू करना चाहिए। पारदर्शिता को क्या करना चाहिए, उचित सीमा में लागू करना चाहिए, उचित सीमा में लागू करना। और इसे उचित सीमा में क्यों लागू करना चाहिए, ताकि इससे प्रशासनिक दक्षता बनी रहती है, इससे सुरक्षा बनी रहती है, गोपनीयता बनी रहती है। हर चीज तो नहीं दे सकते ना। देखो, पार्टिसिपेटरी जो डेमोक्रेसी है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, सहभागिता मूलक लोकतंत्र, जिसकी शायद मैंने पहले भी बात की होगी ना, सीबी मैकफर्सन की बात मैंने आपको पहले बताई होगी। तो सीबी मैकफर्सन ने क्या किया था, आपको जो ये
सहभागिता लोकतंत्र इसका गुणवार बताया था, ये बताया था। और किस लिए बताया था, वही लेकर के आए थे सबसे पहले, ताकि जो नागरिक है वो प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। कैसे भाग ले सकें, जब पारदर्शिता बनी रहेगी तो उनको लगेगा कि हम भी भाग ले रहे। अब यदि कोई ये पूछ ले कि भाई पारदर्शिता होनी क्यों चाहिए, तो क्यों होनी चाहिए, ताकि जनता का भरोसा बना रहे, भ्रष्टाचार रोकने के लिए, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिए, नीतियां स्पष्ट बनाने के लिए, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए, प्रक्रियाओं को, योजनाओं को, नीतियों को आकलन करने के लिए, उनकी समीक्षा करने के लिए, उनकी जिम्मेदारी तय करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्या है, पारदर्शिता आवश्यक है। तो यदि आपसे कोई पूछ ले कि भाई पारदर्शिता क्यों आवश्यक है, तो ये सारी चीजें लिख देंगे। मैं लिख देता हूं, चलो ब्लैक बोर्ड पे एक बार, ताकि आप नोट कर सकें। पारदर्शिता क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है, जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए, दूसरा क्या है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए, तीसरा क्या है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, सहभागिता मूलक लोकतंत्र हेतु, सहभागिता मूलक लोकतंत्र हेतु, ठीक। इसके अलावा और क्या है, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए। इसके अलावा क्या है, नीतियों का आकलन व समीक्षा करने के लिए, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो इन सभी चीजों को क्या किया जा सकता है, पारदर्शिता क्यों होनी चाहिए उसके कारणों में इन सबको लिखा जा सकता है। एक आधा और आप भी लिखना, और क्या लिख सकते हो, जैसे कि योजनाएं हैं, योजनाओं का प्रभावी आकलन किया जा सकता है, प्रभावी समीक्षा की जा सकती है, जवाबदेह योजनाओं के लिए किसी को ठहराया जा सकता है, नीतियों के लिए, तो ये सब ठीक। अब इसके लाभ क्या है, पारदर्शिता यदि किसी के जीवन में हो, या एक आईएएस के जीवन में हो, या एक सिविल सेवक में हो, तो इसके क्या फायदे हैं, ट्रांसपेरेंसी के लाभ क्या है, फायदे क्या है, वो हम देखते हैं। तो इसके क्या है, लाभ क्या है पारदर्शिता के, वो हम देख लेते हैं। पारदर्शिता के लाभ, तो क्या क्या लाभ हो सकते हैं पारदर्शिता के। एक तो सबसे पहली बात तो यह है कि भाई जो आदमी कुछ छिपाता नहीं है, तो उसे कुछ फालतू की चीजें याद रखने की जरूरत ही नहीं है। भाई याद कौन रखेगा, जो झूठ बोलेगा कि इस आदमी से मैंने क्या बताया था, इसको मैंने क्या कहानी सुना रखी है, इसको मैंने क्या कहानी सुना रखी है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, बहुत सारी बातें याद रखेगा ना,
अच्छा इसको तो ये बोला था, इसको तो ये कहानी सुनाई थी, इसको तो ये कहानी सुनाई थी, इसको तो ये कहानी सुनाई थी। हरवंश राय बच्चन साहब का एक कविता है कि गर छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, गर छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। क्यों ऐसा क्या है कि भाई कोई व्यक्ति कुछ छिपाता ही नहीं है। ठीक, मतलब इसमें हम क्या कह सकते हो, बहुत सारी बातें याद नहीं रखनी पड़ती। पहला लाभ क्या हो सकता है, बहुत सारी, ये जीवन में भी है ना, बातें याद नहीं रखनी पड़ती। ये सच में ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, अब आप कहोगे कि सर इतना घटिया एग्जांपल आप दे रहे हो, जैसे कुछ लोग शादीशुदा होते हैं, शादीशुदा हैं, बाहर काम कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं या तैयारी ही कर रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं, मुखर्जी नगर में पढ़ रहे हैं, कोई मिला उसको झूठ बोल रहे हैं, नहीं नहीं मैं तो कुंवारा ही हूँ, अरे नहीं मेरी बीवी तो बहुत ज़्यादा बीमार रहती है, नहीं नहीं मेरी बीवी तो, मैंने तो मुझसे तलाक ही ले लिया है, नहीं नहीं मेरी बीवी तो अपने मायके में ही रहती है, मेरे पास आती ही नहीं है। सब कुछ सही चल रहा है लेकिन झूठ बोल रखा है। इसको ये बोल रखा है कि भाई मैं कुंवारा हूँ, इसको बोल रखा है कि इसको पता चल गया था बीवी है तो इसको बोल दिया कि तलाक हो गया, इसको बोल दिया कि भाई मायके में रहती आती नहीं है, इसको बोल दिया कि वो तो बीमार रहती है, इसको बोल दिया कि वो तो बहुत ज़्यादा झगड़ा करती है। 5 जगह है, 5 जगह रिश्ते बना रखे हैं, 7 जगह, और 7 जगह अलग अलग झूठ बोल रखा है। आप ऑफिस में काम कर रहे हो, किसी को अलग कहानी सुना रखी है जीवन को, इसको अलग कहानी सुना दी, इसको अलग सुना दी, उसको अलग सुना दी, सबको पागल बना रखा है, मूर्ख बना रखा है। मतलब एक्चुअली में उस समय जब भी कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है ना, कुछ चीजें छिपा रहा होता है अपने बारे में बताते समय, तो वो दूसरों को मूर्ख नहीं बना रहा होता, वो खुद अपनी मूर्खता साबित कर रहा होता है। हालांकि उसके मन में लगता है कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, सबको मूर्ख बना दिया, पर बाकी लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। ठीक है, कोई छोटा मोटा लाभ आप ले पाओगे, लेकिन जिस दिन आपका भंडा फूटेगा उस दिन तो आपकी 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं बचेगी ना, फिर आपकी कौन रेस्पेक्ट करेगा, कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दूसरी चीज से क्या होती है, जब आपके पास पूरी पारदर्शिता आपकी रहती है ना, इससे साख बढ़ती है। ठीक है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, विश्वसनीयता बढ़ती है, लोगों का भरोसा बढ़ता है कि यार वो व्यक्ति ना कभी झूठ नहीं बोलता, उस व्यक्ति ने कहा है तो हाँ ऐसा ही रहा होगा, वो व्यक्ति ऐसा नहीं बोलता है। इससे क्या होगा, जनता का विश्वास होगा, जनता का भरोसा बढ़ेगा, जनता का भरोसा बढ़ेगा, फिर जनता ज्यादा भरोसा करेगी ना फिर आपके ऊपर कि भाई ये आदमी, भाई प्रशासन है, कलेक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, ये सब काम है, सारे के सारे प्रशासन में पूरी में पारदर्शिता होगी तो भ्रष्टाचार वगैरह नहीं होंगे, तो इससे क्या होगी, उत्पादकता बढ़ जाएगी, क्योंकि उससे काम बहुत अच्छा होगा। क्योंकि क्या होगा, उससे काम बहुत अच्छा होगा, काम बहुत बेहतर होगा, बहुत तेजी के साथ में होगा। और क्या होगा, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है, लोक कल्याण की अवधारणा पूरी होगी, की अवधारणा पूरी होगी। क्या होगी, लोक कल्याण की जो अवधारणा है कैसी होगी, वो पूरी होगी। ठीक है, जनता की भागीदारी बढ़ेगी, और क्या होगा, इससे जनता की भागीदारी बढ़ेगी। तो ये सारे के सारे काम करने जीवन में भी करोगे तो भी फायदे में रहोगे, और प्रशासन में करोगे तो भी फायदे में रहोगे। नुकसान कहीं भी नहीं होना है आपको, नुकसान कहीं भी नहीं होना है, फायदा ही फायदा पारदर्शिता से। ठीक है, भरोसा बढ़ता है, साख बढ़ती है, और प्रशासन में भी, पोस्टिंग में भी, जहां कहीं भी जाओगे सबको पता है ये आदमी सत्यनिष्ठ है, ये आदमी हमेशा पारदर्शिता के साथ काम करता है। कहीं पर भी काम कर रहे हो आप, जीवन में हो, रिश्तों में हो, कहीं पर भी हो, पारदर्शी रहोगे तो फायदे में रहोगे, और फायदे में रहोगे तो जीवन में इट इज गुड टू बी गुड, मैंने आपको थोड़ा बताया ही था आपको। ठीक है, अच्छा इसका कोई नुकसान पूछ ले तो क्या नुकसान बताओगे? पारदर्शिता कुछ लाभ भी, नुकसान भी होता है क्या? जरूरत से ज्यादा पारदर्शिता यदि हो जाएगी तो नुकसान है, वैसे नुकसान नहीं है। अति सर्वत्र वर्जयते,
किसी भी चीज में अति हो जाएगी तो नुकसानदायी हो जाएगी। जैसे जरूरत से ज्यादा पारदर्शिता रहोगी तो क्या होगी, निजता खतरे में आ जाएगी। हर किसी को आपकी जीवन की हर चीज पता है ना, तो निजता खतरे में आ जाएगी ना। क्या आ जाएगी, आपकी निजता खतरे में आ जाएगी। लोगों की अपेक्षाएं आपसे बढ़ जाएंगी। अब वो आपसे ये अपेक्षा करेंगे कि आप हर चीज ही उनको बताएं, छोटी से छोटी बात भी उनको बताएं। और इससे क्या होता है कि इससे तनाव वगैरह टेंशन भी हो जाता है, क्योंकि आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी पब्लिक हो गई है। जैसे आईआईटी बाबा का उदाहरण ले लो ना, अब उसका अभय सिंह ग्रेवाल की, अब जो बेचारे की जो 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 चीजें उसने सब कुछ बता दी है, अब आपने देखा होगा उसके दोस्तों का भी इंटरव्यू ले रहे हैं, वो जिन स्कूलों में पढ़ा उनका भी इंटरव्यू आ रहा है, हर किसी का आ रहा है। उस बेचारे के कितने सारे फोटो जो हैं वो बार बार कह रहा है कि नहीं ये तो मेरी ऐसी साधारण महिला दोस्त थी, पर उसकी गर्लफ्रेंड का नाम बता करके वायरल कर रहे हैं, कोई कुछ कह करके सोशल मीडिया पे डाल वायरल कर रहा है। ठीक है, अब ये तो ठीक है कि वो अपने आप को बाबा समझता है और बहुत सारी चीजों से वो विरक्त हो गया है, हालांकि वो खुद सोशल मीडिया पर हैं, लेकिन साधारण आदमी में तो टेंशन हो जाएगी ना, तनाव बढ़ जाएगा ना कि यार मेरी घर की जिंदगी तो घर की जिंदगी रहने दो ना यार, क्यों यार हर चीज मेरी क्यों जाननी है तुमको। तो जरूरत से ज्यादा पारदर्शिता हो जाए तो नुकसानदायक हो जाती है। ठीक है, जैसे अभी वो एक इंटरव्यू में कह भी रहा था, आईटी बाबा जो हैं वो कह रहे थे कि क्या, कि भाई क्या हो गया, मेरी अब आजादी का हनन हो गया यार, पहले मैं कहीं भी आ जा सकता था, अब मैं कहीं आ जा ही नहीं सकता। अब मेरे को तुम काम ही नहीं करने देते, दिन और रात कोई ना कोई आता ही रहता है डिस्टर्ब करने के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, नुकसान हो जाता है। तो चलिए कुछ और मूल्यों की तरफ और चलते हैं और उन मूल्यों को और पढ़ लेते हैं। उन मूल्यों को और पढ़ लेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। 3-4 मूल्य और बचे हैं अभी से, बहुत सारे मूल्य हैं, देखो इनकी कोई लिमिट तो है नहीं। तो सिलेबस ही आपका इतना बड़ा है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, है ना। अब मैं तो सिलेबस आपको छोटा कर नहीं सकता। तो अगला आपका जो मूल्य है वो है क्या है, फेयरनेस पढ़ाएं कि पहले जस्टिस बताएं। चलो फेयरनेस पहले आपको बता देते हैं ना। फेयरनेस क्या होता है, गोरा होना, कि कौन कितना गोरा है, नहीं, इसका मतलब है औचित्य। फेयरनेस का मतलब क्या है, औचित्य। कुछ इसका जो अनुवाद है वो निष्पक्षता भी आ सकता है, ध्यान रखना है ना, कोई पता नहीं है पक्का, है ना, क्या आ जाएगा इसका, निष्पक्षता भी आ सकता है। तो आपको तैयार रहना है, आपको अंग्रेजी का शब्द पढ़ना है फेयरनेस, क्योंकि मैं आपको फेयरनेस बता रहा हूं, है ना। औचित्य कह लो चाहे उसको निष्पक्षता कह लो। और इसके साथ में एक और गुण और पढ़ेंगे जिसको कहते हैं जस्टिस। जस्टिस यानी कि न्याय, JUSTIC, जस्टिस यानी न्याय। जॉन रॉल्स के बारे में तो मैंने आपको कई बार बताया ही है ना। तो जो जॉन रॉल्स हैं उन्होंने 1959 में एक पुस्तक लिखी थी। जॉन रॉल्स ने 1959 में एक बुक लिखी और उस पुस्तक का नाम क्या लिखा, जस्टिस एज फेयरनेस। जस्टिस एज फेयरनेस, वितरण मूलक न्याय। नहीं, वो तो वितरण मूलक न्याय तो अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये जस्टिस एज फेयर की बात इन्होंने कही, 1959 में पुस्तक लिखी थी। जॉन रॉल्स क्या है, बेसिकली महात्मा गांधी जैसी विचारधारा रखते हैं ये सेम। 1948 में गांधी जी चले गए थे और जॉन रॉल्स आए, और जॉन रॉल्स ने जो है वो न्याय पर काफी कुछ लिखा है। ठीक है, तो क्या क्या लिखा है, क्या है फेयरनेस, क्या है और क्या नहीं है, वो हम देख लेते हैं। गांधी जी और जॉन रॉल्स के विचारों में वैसे काफी समानता है। चलिए फेयरनेस को पहले हम समझ लेते हैं, फिर जस्टिस को समझेंगे कि जस्टिस क्या होता है। तो क्या है फेयरनेस। फेयरनेस वह मूल्य है जो जनता को भरोसा देता है कि सरकार के निर्णय, कानून, नीतियां, प्रक्रियाएं सभी उचित हैं और सभी के लिए समान हैं। सरकार सभी के लिए निष्पक्ष है, और यदि समानता का उल्लंघन किया भी जा रहा है तो केवल संवैधानिक मूल्यों के पक्ष में ही किया जा रहा है। संवैधानिक मूल्यों के विपक्ष में, संवैधानिक मूल्यों को तोड़ करके जो है वो समानता का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। जब जनता को यह भरोसा हो कि सरकार जो भी नीति बनाएगी, जो भी योजना बनाएगी, जो भी कानून बनाएगी, जो भी निर्णय लेगी, वो सब समानता के धरातल पे लिए जाएंगे,
वो सभी को समान मान के लिए जाएंगे, वो निष्पक्ष रह करके किए जाएंगे। तो वही क्या है, फेयरनेस है, वही औचित्य है। जनता को ये भरोसा होना, तो क्या है, जनता को ये भरोसा होना, एक सेकंड देना ना। तो क्या है फेयरनेस, कि भाई किसी भी व्यक्ति को सरकार बिना किसी उचित कारण के, बिना संवैधानिक मूल्यों को तोड़े भेदभाव नहीं करना पड़ेगा, सभी के लिए समान रहेगा। ठीक है, सरकार, प्रशासन की नीतियां, निर्णय सभी के लिए समान, बिना उचित कारण के किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये क्या है आपका फेयरनेस है, औचित्य है। ठीक है, अब इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। इसको हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, कुछ काम आ गया इस वजह से। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।